नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ख़ास किताब पर बात करने वाले हैं, विक्टर ई फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, ये किताब मतलब सिर्फ एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। एक मनोचिकित्सक का विश्लेषण कि कैसे भयानक दुख में भी इंसान जीने का अर्थ ढूंढ सकता है। सही कहा। ये किताब फ्रैंकल के अपने अनुभव जो उन्होंने यातना शिविरों में झेले और उनका जो फिलॉसफी है लोगोथेरेपी, उसके जरिए में समझाती है कि इंसान की जो जीने की इच्छा है और अर्थ की तलाश वो कितनी मजबूत हो सकती है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं विक्टर फ्रैंकल से। कौन थे वो? होलोकॉस्ट से पहले? देखिए, फ्रैंकल वियना में एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे। उन्होंने अपना एक अलग स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी भी शुरू किया था, लोगोथेरेपी। अच्छा, फ्रॉइड और एडलर के बाद वो तीसरा वियनी स्कूल जिसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल। फिर युद्ध के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल उन्होंने ऑश्विट्स और दूसरे कैंप्स में बिताए। तो उनकी जो ये मेडिकल और साइकियाट्रिक बैकग्राउंड थी, उसने उन्हें एक अलग ही नजरिया दिया ये समझने के लिए कि लोग उन भयानक हालात में कैसे रिएक्ट कर रहे थे। और ये किताब सिर्फ उन अनुभवों का कच्चा चिट्ठा नहीं है ना? इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? नहीं नहीं, सिर्फ अनुभवों का बयान नहीं है। किताब का सार मतलब उसका जो दिल है वो ये है कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा होती है अपने जीवन में अर्थ खोजना। यही उसकी असली ड्राइविंग फोर्स है। ये बात तो उन्होंने शिविर में भी नोटिस की थी, है ना? हाँ, उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली चीज देखी कि जो कैदी दूसरों की मदद करते थे, अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा भी किसी और को दे देते थे, अक्सर वही लोग ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहे। कमाल है। इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि देखो, इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता है, उसका घर, उसका परिवार, उसका स्वास्थ्य, सब कुछ। लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता। वो क्या? किसी भी हालात में अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी। भारी हालात तय नहीं करते कि हम क्या बनेंगे, बल्कि हमारा अंदरूनी फैसला तय करता है। ये तो बहुत शक्तिशाली सोच है। हाँ, और यही लोगोथेरेपी की बुनियाद है। फ्रैंकल मानते थे कि इंसान की बुनियादी इच्छा न तो प्लेजर है जैसा फ्रॉइड ने कहा, न ही पावर जैसा एडलर कहा, बल्कि मीनिंग है, अर्थ पाना है। वो नीचे को कोट करते हैं ना। हाँ हाँ, जिसके पास जीने के लिए क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। बिल्कुल। चलिए थोड़ा और खोलते हैं इसे। किताब का पहला हिस्सा तो शिविर के अनुभवों पर ही है। फ्रैंकल बताते हैं कि कैदी के मन पर क्या गुजरती है। उसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण से शुरू करते हैं, शॉक। जब वो ऑश्विच पहुंचे, क्या हुआ? वो मंजर तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। मालगाड़ी के डिब्बों में जानवरों की तरह भरकर कई दिनों के सफर के बाद वो लोग ऑश्विट्स पहुंचे और स्टेशन पर उतरते ही चीख पुकार, धक्का मुक्की और पहला सिलेक्शन शायद काम कर पाएंगे, और दूसरी तरफ वो जो सीधे गैस चेंबर भेजे जाएंगे। फ्रैंकल कहते हैं कि लगभग 90% लोग जो उस ट्रेन में थे वो उतरने के कुछ घंटों के अंदर ही मार दिए गए। हे भगवान, इसे फ्रैंकल उंगली का खेल कहते हैं। कितना अमानवीय। बिल्कुल, सरासर मनमानापन। और इसी शौक के साथ एक और चीज थी, निवारण का भ्रम। वो क्या होता है? एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन मन आखिरी पल तक एक उम्मीद पाले रहता है कि शायद कुछ बुरा नहीं होगा, शायद बच जाएंगे। नए कैदियों को भी लगा कि शायद बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों। लेकिन ये भ्रम तो टूटा होगा। हाँ, बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरह टूटा। जब उन्होंने कुछ पुराने कैदियों से पूछा कि उनके वो साथी कहाँ गए जो दूसरी तरफ भेजे गए थे, और उन कैदियों ने पास की चिमनी से उठते धुएं की तरफ इशारा कर दिया, तब उन्हें असलियत समझ आई। और फिर पहचान भी छीन ली गई। पूरी तरह से। नाम खत्म, सिर्फ एक नंबर। फ्रैंकल बन गए कैदी नंबर 11904। सारे कपड़े उतरवा लिए गए, शरीर के सारे बाल काट दिए गए, उनका अपना कुछ भी नहीं बचा। फ्रैंकल के लिए शायद सबसे बड़ा सदमा था उनकी साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट का खो जाना। ओहो, जिसमें उनके जीवन भर का काम था। हाँ, जरा सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत एक पल में राख हो जाए। उसी वक्त उन्होंने तय किया कि उन्हें अपने पिछले जीवन को पूरी तरह से मिटा देना होगा, उसे भूलना होगा। बस वो एक नंगा वजूद थे, एक नंबर। ऐसी निराशा में तो आत्महत्या के ख्याल भी आते होंगे। बहुत ज्यादा। ये बहुत आम था। रोज इतनी मौतें, इतना अपमान, इतनी तकलीफ देकर,
और बचने की कोई उम्मीद न पाकर बहुत से लोग हिम्मत हार जाते थे और बिजली की बाढ़ की तरफ दौड़ पड़ते थे, जिसे वो तारों में जाना कहते थे। लेकिन फ्रैंकल ने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उनका तर्क था कि देखो, बचने की उम्मीद तो वैसे भी ना के बराबर है, तो फिर खुद जाकर मौत को गले क्यों लगाना। ये एक तरह से असामान्य हालात के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। ये तो पहला चरण था, शॉक का। इसके बाद दूसरा चरण आता है उदासीनता, एपैथी। हाँ, कुछ दिन या हफ्ते बीतने के बाद वो शुरुआती शौक धीरे धीरे एक गहरी उदासीनता में बदल गया। भावनाएं जैसे सुन पड़ गईं। नफरत, डर, दया, घृणा सब महसूस होना बंद हो गया। मतलब रोज की मार पिटाई, गंदगी, मौतें, ये सब आम लगने लगा। बिल्कुल, ये जरूरी भी था शायद, एक तरह का इमोशनल कवच, ताकि रोज की इस भयानकता को झेला जा सके। अगर हर चीज पे वो पहले की तरह रिएक्ट करते तो शायद पागल हो जाते। फ्रैंकल कहते भी हैं कि शारीरिक दर्द से ज्यादा तकलीफ अपमान और अन्याय की मानसिक पीड़ा देती थी। ये उदासीनता एक बचाव का तरीका तो थी, पर क्या इससे इंसानियत बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती? फ्रैंकल ने इसमें क्या देखा? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बाहर की दुनिया में सब कुछ लुट जाने के बाद भी कई कैदियों का जो अंदरूनी जीवन था, उनका आध्यात्मिक जीवन, वो और ज्यादा गहरा हो गया। अच्छा, कैसे? फ्रैंकल ने अपनी पत्नी की यादों में, उनकी कल्पना में बहुत ताकत पाई। वो लगातार मन में उनसे बातें करते थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा है भी या नहीं, पर फिर भी हाँ, उनका मानना था कि प्रेम जो है वो इंसान की शारीरिक मौजूदगी से परे है, वो आत्मा के स्तर पर महसूस होता है। उन्होंने लिखा है ना, मनुष्य का उद्धार प्रेम के माध्यम से और प्रेम में है। ये एहसास कि कोई है जिसे आप प्यार करते हैं या जिसने आपको प्यार किया है, वो आपको शक्ति दे सकता है। और प्रकृति, कला, हास्य जैसी चीजों का भी कोई रोल था? हैरानी की बात है, लेकिन हाँ, उन नर्क जैसे हालात में भी कभी कभी बैरिक की खिड़की से बाहर दिखता एक पेड़ या सूर्यास्त का नज़ारा या किसी कैदी का गाया हुआ कोई गाना, ये चीजें उन्हें गहरा सुकून दे जाती थीं। कभी कभार कोई कैबरे जैसा कार्यक्रम भी होता था। कैबरे? यातना शिविर में हाँ। कुछ कैदी मजाक करते थे, गाने गाते थे। ये उन्हें कुछ पलों के लिए अपनी उस भयानक हकीकत से दूर ले जाता था। और हास्य, वो भी एक हथियार था। अपनी और दूसरों की दयनीय हालत पर हंस पाना, ये भी एक तरह से खुद को बचाने का तरीका था। थोड़ी देर के लिए ही सही, वो हालात से ऊपर उठ जाते थे। खाने के बारे में सोचना कितना हावी रहता था। ओ, बहुत ज्यादा। कैदी हर वक्त खाने के बारे में सोचते थे, बातें करते थे। सपनों में भी केक और पेस्ट्री देखते थे। रोटी का वो छोटा सा टुकड़ा कैसे पूरे दिन चलाना है, सूप में क्या मिलेगा, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंताएं थीं। ये दिखाता है कि जिंदगी कितने बेसिक लेवल पे आ गई थी। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की आदत भी पड़ गई थी। जैसे अगर सूप में मटर का एक दाना मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। दुख और सुख दोनों ही रिलेटिव हो गए थे। कोई स्वतंत्रता तो थी ही नहीं, वो पूरी तरह किस्मत के भरोसे थे। हाँ बिल्कुल, उनकी कोई पहचान नहीं थी, वो सिर्फ एक नंबर थे। उनसे कोई फैसला लेने को नहीं कहा जाता था और वो खुद भी फैसले लेने से बचते थे। उन्हें लगता था कि किस्मत से लड़कर क्या फायदा। यहाँ पर वो बुनियादी सवाल फिर से आता है, क्या इंसान पूरी तरह से अपने माहौल का, अपने हालात का गुलाम है? क्या उस शिविर में कोई अंदरूनी आज़ादी बची थी? यही फ्रैंकल का सबसे अहम पॉइंट है और उनका जवाब है नहीं। इंसान पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं है। उसके पास हमेशा हर हाल में अपना नजरिया चुनने की आज़ादी होती है। ये आखिरी आज़ादी है जो कोई छीन नहीं सकता। क्या शिविर में ऐसे लोग थे जिन्होंने ये साबित किया? बिल्कुल थे। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस उदासीनता और चिड़चिड़ापन पर काबू पाया, जिन्होंने दूसरों को दिलासा दिया, अपनी रोटी बांटी, अपनी इंसानी गरिमा बनाए रखी। ये दिखाता है कि दुख को कैसे सहना है। ये चुनाव आखिर में हमारा अपना होता है। दुख में भी अर्थ ढूंढा जा सकता है। इसे फ्रैंकल पीड़ा सहने के योग्य होना कहते हैं। हाँ, दुख को स्वीकार करना और उसे एक मायने देना। भविष्य का कोई लक्ष्य होना कितना जरूरी था? ये जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता था। फ्रैंकल ने नोटिस किया कि जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह, कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं बचता था, वो अक्सर हिम्मत हार जाते थे और बहुत जल्दी शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाते थे।
जैसे वो एफ वाले साथी की कहानी। हाँ, उनका एक साथी था एफ, जो पहले काफी हट्टा-कट्टा था। उसने एक सपना देखा कि 30 मार्च तक युद्ध खत्म हो जाएगा और वो आजाद हो जाएंगे। वो इसी उम्मीद के सहारे जी रहा था। लेकिन जैसे जैसे 30 मार्च पास आई और हालात में कोई बदलाव नहीं दिखा, उसकी हिम्मत टूटने लगी। 30 मार्च गुजर गई और 31 मार्च को वो बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। सिर्फ उम्मीद टूटने से? हाँ, शायद उसे कोई बीमारी हुई होगी, लेकिन फ्रैंकल का मानना था कि असल वजह थी उम्मीद का टूट जाना, जिसने उसकी जीने की इच्छा और शायद उसकी इम्यूनिटी को भी खत्म कर दिया था। उन्होंने ये भी देखा कि क्रिसमस 1944 और नए साल 1945 के बीच कैंप में डेथ रेट अचानक बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि बहुत से कैदियों ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि वो क्रिसमस तक घर लौट जाएंगे। जब वो उम्मीद भी टूट गई तो कई लोगों ने जीने की इच्छा छोड़ दी। दिल दहलाने वाले अनुभव हैं ये। लेकिन इन्हीं अनुभवों की भट्टी से लोगोथेरेपी निकली। तो अब जरा लोगोथेरेपी की जो मूल सिद्धांत हैं उन पर बात करते हैं। जरूर। लोगोथेरेपी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है अर्थ की इच्छा या विल टू मीनिंग। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की सबसे बुनियादी जो प्रेरणा है वो यही है, अपने जीवन में अर्थ खोजना। ये प्लेजर या पावर से भी ज्यादा गहरी है। और ये अर्थ सबके लिए एक जैसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान के लिए और जीवन के हर मोड़ पर अर्थ अलग और यूनिक होता है। ये हमें खुद खोजना पड़ता है। और जब ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती, जब इंसान को जीवन में कोई अर्थ नहीं मिलता, तब क्या होता? तब पैदा होती है जिसे फ्रैंकल कहते हैं अस्तित्वगत हताशा या एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन। ये अपने आप में कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन ये न्यूजेनिक न्यूरोसिस को जन्म दे सकती है। न्यूजेनिक न्यूरोसिस, ये क्या है? ये वो मानसिक परेशानियां हैं जो मन की गहराइयों से यानी साइकोलॉजिकल लेवल से नहीं, बल्कि इंसान के अस्तित्वगत या आध्यात्मिक आयाम से पैदा होती हैं। मतलब जब जीवन अर्थहीन लगने लगे। आपने एक और शब्द इस्तेमाल किया था, नो डायनामिक्स। इसका क्या मतलब है? नो डायनेमिक्स का मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमेशा तनाव का न होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक खास तरह का तनाव, एक खिंचाव जरूरी होता है। खिंचाव? कैसा खिंचाव? ये खिंचाव है उसके बीच जो हम हासिल कर चुके हैं और जो हमें अभी हासिल करना है, या जो हम हैं और जो हमें बनना चाहिए। ये एक तरह का हेल्दी टेंशन है जो हमें आगे बढ़ने, खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। सिर्फ सुकून और बैलेंस में रहना ही जिंदगी का मकसद नहीं है। अच्छा, और एक और चीज जिसका जिक्र था, अस्तित्वगत शून्य या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। ये तो आज भी बहुत सुनने में आता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। फ्रैंकल ने इसे 20वीं सदी की एक बड़ी महामारी कहा था, और आज भी ये शायद उतना ही सच है। इसका कारण क्या है? फ्रैंकल मानते थे कि आधुनिक इंसान ने दो चीजें खो दी हैं। पहली, वो सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट, जो जानवरों को बताती है कि क्या करना है, और दूसरी वो परंपराएं, ट्रेडिशंस, जो पहले के समाजों में इंसान को बताती थीं कि उसे क्या करना चाहिए। अब इंसान को खुद चुनना पड़ता है। और जब वो चुन नहीं पाता या समझ नहीं पाता कि क्या करे, तो वो एक खालीपन महसूस करता है, बोरियत। और इस खालीपन को भरने के लिए वो या तो वही करने लगता है जो बाकी सब कर रहे हैं, कन्फर्मिज्म, या फिर वो करता है जो सत्ता या कोई और उससे करवाना चाहता है, टोटलिटेरियनिज्म। डिप्रेशन, अग्रेशन, एडिक्शन, ये सब अक्सर इसी अस्तित्वगत शून्य के लक्षण हो सकते हैं। तो फिर इस शून्य को कैसे भरा जाए? जीवन का अर्थ कैसे खोजा जाए? फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन का कोई एक यूनिवर्सल अर्थ नहीं है, जैसे कोई किताब या कोई गुरु बता दे। अर्थ हर इंसान के लिए अलग होता है और हर पल बदलता भी रहता है। ये ऐसा नहीं है कि हम जीवन से सवाल पूछें कि उसका क्या अर्थ है, तो फिर? बल्कि जीवन हमसे सवाल पूछता है। हर परिस्थिति हमसे एक सवाल पूछती है और हमें अपने कामों से, अपने चुनावों से उसका जवाब देना होता है। हमें जिम्मेदार बनना पड़ता है। और अर्थ खोजने के रास्ते क्या हैं? फ्रैंकल ने 3 तरीके बताए हैं ना? हाँ, 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, कोई काम करके या कोई रचना करके, अपने काम में, अपनी क्रिएटिविटी में अर्थ खोजना। ठीक है। दूसरा? दूसरा है किसी चीज का अनुभव करके, उसे महसूस करके, जैसे प्रकृति की सुंदरता, कला, या फिर किसी दूसरे इंसान से प्रेम करके। प्रेम हमें दूसरे व्यक्ति के असली सार को, उसकी यूनिकनेस को समझने में मदद करता है। और तीसरा रास्ता, जो शायद सबसे अलग है। हाँ, तीसरा रास्ता है दुख के प्रति अपना नजरिया चुनकर। जब हम किसी ऐसी पीड़ा या तकलीफ का सामना कर रहे हों जिससे बचा नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिससे कोई लाइलाज बीमारी या वो यातना शिविर के हालात। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हम हालात को तो नहीं बदल सकते,
लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम उस दुख का सामना कैसे करेंगे, हमारा रवैया क्या होगा। यहीं पर दुख को भी अर्थ मिल सकता है। दुख में अर्थ खोजना, ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझना। मतलब दुख तो दुख है, उसमें अर्थ कैसे? देखिए, फ्रैंकल ये नहीं कह रहे कि दुख अच्छी चीज है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब दुख अनिवार्य हो, जब उससे भागा न जा सके, तो उसे सहने का जो हमारा तरीका है उसमें गरिमा हो सकती है, उसमें साहस हो सकता है, उसमें दूसरों के लिए एक मिसाल बनने का भाव हो सकता है। ये चुनना कि हम टूटेंगे नहीं, हम अपनी इंसानियत नहीं खोएंगे, यही उस दुख को एक मायने देता है, उसे एक बलिदान या एक उपलब्धि में बदल सकता है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, एक अति अर्थ या सुपर मीनिंग का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, सुपर मीनिंग मतलब वो अल्टीमेट अर्थ जो शायद हमारी इंसानी समझ से परे है। हम अपनी छोटी सी जिंदगी में हर चीज का लॉजिक, हर दुख का कारण शायद कभी ना जान पाए। लोगोथेरेपी कहती है कि हमें जीवन की सार्थकता में एक बुनियादी विश्वास रखना होता है, भले ही हम उसे पूरी तरह से लॉजिकली समझ ना सकें। ये विश्वास तर्क से परे जाकर महसूस करने की चीज है। और जीवन की क्षण भंगुरता, मतलब ये कि जिंदगी पल पल बदल रही है, खत्म हो रही है, क्या ये चीज जीवन को अर्थहीन नहीं बनाती? फ्रैंकल के हिसाब से बिल्कुल उल्टा, क्षण भंगुरता ही जीवन को जिम्मेदारी का एहसास कराती है, क्योंकि हर पल यूनिक है और एक बार गुजर गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए हर पल का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और अतीत का क्या? जो बीत गया वो तो खो गया। नहीं, फ्रैंकल कहते हैं अतीत में कुछ खोता नहीं है, वो सब सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाता है। हमारे अच्छे काम, हमारे अनुभव, हमारा सहा हुआ दुख भी, ये हमारी अपनी फसल है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये हमेशा हमारा हिस्सा रहता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, खासकर फ्रैंकल के उस कॉन्सेप्ट के संदर्भ में जिसे वो दुखद आशावाद या ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कहते हैं? दुखद आशावाद का मतलब है जीवन की जो अनिवार्य त्रासदियां हैं, जिन्हें वो दुखद त्रय, ट्रैजिक ट्रायड कहते हैं, पीड़ा, अपराध बोध, गिल्ट और मृत्यु, इनके बावजूद जीवन के प्रति हाँ कहना। ये मानना कि जीवन हर हाल में, हर परिस्थिति में सार्थक हो सकता है अगर हम सही नजरिया अपनाएं। मतलब पीड़ा को उपलब्धि में बदलना। हाँ, और अपराध बोध से सीखकर खुद को बेहतर बनाने का अवसर पाना। और मृत्यु की सच्चाई से प्रेरणा लेकर जिम्मेदारी से जीना। बिल्कुल, यही दुखद आशावाद है। ये कोई भोला भाला आशावाद नहीं है जो दुख को नकारता है, बल्कि ये दुख को स्वीकार करके भी जीवन में अर्थ और उम्मीद दिखता है। और खुशी के बारे में उनका क्या कहना था? क्या हमें खुशी के पीछे भागना चाहिए? नहीं, फ्रैंकल का ये बड़ा मजबूत मानना था कि खुशी या सफलता का पीछा नहीं किया जा सकता। वो मिलती हैं, लेकिन तब जब आप उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। वो किसी बड़े मकसद के लिए खुद को समर्पित करने का एक साइड इफेक्ट होती हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि जितना आप खुशी को लक्ष्य बनाएंगे, उतना ही वो आपसे दूर भागेगी। बस अपना काम करें, अपने ज़मीर की सुने, किसी उद्देश्य के लिए जिएं। खुशी अपने आप आ जाएगी अनजाने में। फ्रैंकल इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि इंसान अपनी परिस्थितियों का, अपनी कंडीशनिंग का गुलाम नहीं है। हाँ, वो पैन डिटर्मिनिज्म के सख्त खिलाफ थे, यानी ये सोच के इंसान बस अपनी बायोलॉजी, साइकोलॉजी या समाज का प्रोडक्ट है। वो मानते थे कि इंसान में हमेशा चुनने की क्षमता होती है, वो स्वतंत्र है और आत्मनिर्धारक है। यातना शिविरों ने ये कैसे साबित किया? उन्होंने देखा कि उन्हीं भयानक परिस्थितियों में कुछ लोग बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे थे और कुछ लोग संत जैसा। कुछ अपनी आखिरी रोटी चुरा रहे थे, कुछ अपनी आखिरी रोटी बांट रहे थे। हालात एक जैसे थे, लेकिन लोगों के चुनाव अलग अलग थे। मतलब इंसान में दोनों संभावनाएं होती हैं। हाँ? कौन सी संभावना हकीकत बनेगी, ये उसके फैसलों पर निर्भर करता है, हालात पर नहीं। इसीलिए फ्रैंकल कहते हैं कि दुनिया में असल में सिर्फ दो नस्लें हैं, सभ्य इंसान, डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स, और असभ्य इंसान, इनडिसेंट ह्यूमन बीइंग्स। और ये दोनों नस्लें हर समाज, हर ग्रुप, हर पार्टी में पाई जाती हैं। कोई भी ग्रुप पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने विक्टर फ्रैंकल के अनुभवों और लोगोथेरेपी के जरिए बहुत कुछ समझा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि सबसे मुश्किल, सबसे भयानक हालात में भी अपना नजरिया चुनने की जो हमारी अंदरूनी आज़ादी है, वो कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। और ये कि जीवन में अर्थ की तलाश हमारी सबसे बुनियादी, सबसे गहरी मानवीय ज़रूरत है। और ये अर्थ हमें अपने काम में मिल सकता है, दूसरों से प्रेम करने में मिल सकता है, और यहाँ तक कि
जब दुख अनिवार्य हो तो उसे सहने के हमारे तरीके में भी मिल सकता है। हाँ, लोगोथेरेपी हमें यही याद दिलाती है कि जीवन हम पर कुछ जिम्मेदारियां डालता है और हमें उनका जवाब देना है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। सही कहा, यही वो दुखद आशावाद है। त्रासदी के सामने भी, पीड़ा और मृत्यु के सामने भी जीवन को उसकी सार्थकता के लिए हाँ कहना। फ्रैंकल की कहानी और उनके विचार सच में हमें रुककर अपने जीवन के बारे में, उसके अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। फ्रैंकल का ये जो नजरिया है कि अनिवार्य दुख में भी अर्थ खोजा जा सकता है, ये हमारी अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? या हम पीड़ा को सिर्फ एक नेगेटिव चीज की तरह देखने के बजाय उसमें अपने विकास का, अपनी उपलब्धि का या किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने का अवसर देख सकते हैं, जैसा फ्रैंकल ने सुझाया? ये सोचने वाली बात है। आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।